कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक और लेक्चर के साथ हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैट के। और इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को। और उससे पहले हम लोग देखेंगे कुछ ग्राफ्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ्स को देखेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ को। ठीक है, उसका एल्गोरिदम समझेंगे, उसके बाद अप्लाई करना भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पिछले लेक्चर्स के कुछ नोट्स हैं। अगर आपको ये बढ़िया बेहतरीन नोट्स चाहिए हैंड रिटन फॉर्म में, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे ये अपडेट कर दिया है। आप जाकर मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलिए, तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारे पास, वो है ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में या फिर आप अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी कभी कभी ग्राफ के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पे हम समझेंगे आज, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को। ओके, अब इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आता कितना है। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे हमें क्या डिनोट करना है, ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा। ठीक है, ग्राफ किसके किसके बीच में यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा आपका चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पे ग्राफ बनेगा। इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है, रिलेशन कैसा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को y मानूं और r को मैं x मानूं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया है, जिसके कारण हम ग्राफ में इसको पुट करके अपना ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको ग्राफ की नॉलेज भी होनी चाहिए कि किस इक्वेशन के लिए कैसा ग्राफ बनना चाहिए। तो अभी वेट कीजिए, हम लोग सैटरडे संडे में लाइव आने वाले हैं, जिसके अंदर सैटरडे को हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी को लेके जाएंगे और क्लास 11 के मैथ, बेसिक मैथ वाला लेक्चर जो भी हमें चल रहा है उसको हम लोग फिनिश करेंगे संडे वाली क्लास में। लाइव होगी वो क्लास, जरूर आइएगा और वहाँ पे ग्राफ और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप फिनिश कर लीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ बनता है वो आपका बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, बट हमारे पास है क्या इक्वेशन, y इक्वल टू 1/x का स्क्वायर है हमारे पास इक्वेशन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं होगा, इतना हमें पता है। और जो भी शेप आएगा उसका कोई डेफिनेट नेम नहीं है। ठीक है, बट इतना ध्यान रखिएगा कि हाइपरबोला नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे हाइपरबोला उसको समझ लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट यहाँ पे नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग बोल सकते हैं उस शेप को जो मैं बनाऊंगा अभी। ठीक है, ये बातों का आपको ध्यान रखना है ग्राफ बनाने से पहले। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ के कुछ एक्सेस, फिर हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारे पास वाई एक्सेस और ये रहा हमारे पास जेड एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर हमारा रखा है पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रखा है पॉइंट चार्ज और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और हमें पता है वाई एक्सिस में क्या है और एक्स एक्सिस में क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में आ सकती है। ध्यान रखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बनाएं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में हमें दिख सकती है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर डायरेक्शन इस तरफ है,
ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, डायरेक्शन आ गई है। ठीक है, अगर हम इसको डिनोट करें ग्राफ के फॉर्म में तो कैसे हम लिखें, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम लोग इसको अबव द एक्स एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, तो देखिए ऐसे अबव द एक्स एक्सिस यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। मैं हल्का सा इसको रफ कर दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा ये ना वाई एक्सिस को टच करेगा ना कि एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा, ना ही ये वाई एक्सिस को टच करेगा ना ही ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। ऐसे हमें ग्राफ बनाना है, और ये ध्यान रखिएगा ये ग्राफ है y इक्वल टू 1/x² का, ना कि y इक्वल टू 1/x का। इट इज नॉट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो वो ड्रॉ होगा आपका बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, कैसे ड्रॉ होगा आपका, बिलो द एक्स एक्सिस ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में आप थम्स अप का साइन भी डाल सकते हैं अगर आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ आया है। अगर नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसके लिए हमें, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है कि अगर हमने क्या किया है, अब इस ग्राफ को थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं कि क्यों ये दोनों पॉइंट आपस में टच नहीं हो रहे। ठीक है, क्यों ये दो जो लाइन हम लोग, सॉरी, ये जो ग्राफ बनाया है वो टच नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, क्योंकि अगर हम वैल्यू रखें, ठीक है, अगर हम वैल्यू रखें आर की वैल्यू रखें इन्फिनिटी, ठीक है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी रखें तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। ठीक है, अगर उल्टा करें आर की वैल्यू अगर जीरो रखें तो ई की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका एट लास्ट पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पे कहीं जाके ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टच करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इनको टच नहीं करा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफ ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्राफ ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण अब हम निकालेंगे कि पोटेंशियल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं ग्राफ के मदद से। अब पहले तो सिंपल, पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे पहले। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हमारे पास आता है, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दोनों के बीच में हम लोग पहले रिलेशन देखेंगे, रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेशन। ठीक है, v बाय आर। ठीक है, v और r के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेशन। v को हम लोग क्या मानेंगे, y मानेंगे, r को मानेंगे x। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, y इक्वल टू 1/x का रिलेशन आ रहा है। और y इक्वल टू 1/x का रिलेशन मैंने अभी बताया कि ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पर भी वही वाला केस फॉलो होगा कि दोनों जो हम लोग, सॉरी, जो ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे उसमें यहाँ पर क्या होगा कि ये भी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू वेरी कर सकती है टू जीरो टू इन्फिनिटी। अगर कोई भी वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी वेरी कर रही है तो वो जो ग्राफ बनेगा वो विदाउट टचिंग बनेगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई एक्सिस। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो पोटेंशियल, वो आपका क्या रहेगा, अबव द एक्स एक्सिस ही रहेगा, बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। तो इसीलिए उसको एक को हम लोग लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे नेगेटिव वाले पोटेंशियल को, और पॉजिटिव वाले पोटेंशियल को हम लोग अबव द एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, और आप देखेंगे कि आप बोलेंगे कि ये दोनों ग्राफ क्या है, सिमिलर लग रहे हैं।
ठीक है, ये दोनों ग्राफ जो हम लोग ने बनाया है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का, ये दोनों ग्राफ आपको लगेगा कि सिमिलर है, बट दे आर नॉट सिमिलर, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले में क्या है, डिफरेंस आपको दिखेगा। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल का ग्राफ आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल के लिए। ध्यान रखिएगा ये एक्स एक्सिस से टच नहीं होना चाहिए जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही। ठीक है, ग्राफ आपको समझ आ गया। अब मूव ऑन करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जिसको आज हम हल्का फुल्का छुएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग उसको खत्म करके हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का काम कहाँ आता है उसके बारे में जरा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या रहेगा। गॉस लॉ बहुत ज़्यादा यूजफुल है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, कहीं पर भी अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, क्या मतलब है सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, गॉस लॉ is very useful in finding electric field due to point charge distribution which is symmetrical, which is या where is symmetrical charge distribution। ठीक है, which is symmetrical। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि गॉस लॉ उस सरफेस के लिए या फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए यूजफुल है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जहाँ पर आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है चारों तरफ सिमेट्रिकल है। मान लो मैंने यहाँ पर एक स्फीयर बनाया है, मान लीजिए ये मैंने एक स्फीयर बनाया है। अब इस स्फीयर पे मैंने क्या किया है, इक्वल अमाउंट का पॉइंट चार्ज क्या मैंने किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम लोग सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक पॉइंट पे स्फीयर के इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मौजूद है। ठीक है, और ये पूरे स्फीयर के ऊपर स्प्रेड है उसके सरफेस पे। तो ऐसे सरफेसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ का अप्लाई कर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सरफेस आ सकता है, जैसे कि मैंने एक सरफेस अभी बना ही दिया है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के लिए भी हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कितनी आएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी देखें कल आएगी, और इससे पहले हम लोग इसका फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ में पहले हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाकर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, E = 4πr²। फ्लक्स क्या होता है, E.dA। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है आपका, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। E और DA वेक्टर मतलब यूनिट एरिया वेक्टर, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है फ्लक्स। जिसने भी फ्लक्स वाला टॉपिक नहीं देखा है वो जाकर हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन बनी हुई है हमारे चैनल पे, वहाँ पे जाकर देख सकता है। ठीक है, फिर अब हमारे पास होता है सरफेस सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल सरफेस में भी हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ को अप्लाई करके निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो भी क्या बोलते हैं सरफेसेस हैं, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस में भी आते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ किसी भी लॉन्ग वायर में जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके अराउंड कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेसेस का यूज़ करते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेस वाला गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से निकाल सकते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस के कारण आएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे पहले हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर सिलेंड्रिकल सरफेसेस के कारण हमारा फ्लक्स कितना आएगा, सिंपल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा उसको अप्लाई करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू 2πr एल। ठीक है, 2πr एल। और लास्ट में हमारे पास एक आता है प्लेनर सिमेट्री अगर होगी, मतलब प्लेन सरफेस होगा तो उसके कारण कहाँ पर आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है, मान लीजिए ये प्लेनर सरफेस है कुछ ऐसा, तो प्लेन सरफेस के लिए हमारे पास फ्लक्स कितना आएगा, तो प्लेन सरफेस के लिए हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई ए, एरिया वेक्टर। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ जो भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एल्गोरिदम समझेंगे, उसके बाद अप्लाई करना भी सीखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के मैं आपको डिराइव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।